दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? दोस्तों भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? सूरदास ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास है। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? दोस्तों हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कात्यायनी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोस्तों बिहारी ने दोहे लिखे हैं और इनकी पुस्तक का नाम बिहारी सत्सई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है? जी हाँ दोस्तों, पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखी गई है और इसके रचनाकार हैं जायसी, जिनका पूरा नाम मलिक मुहम्मद जायसी है। अगला प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? दोस्तों गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? दोस्तों जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। अगला प्रश्न है, रस निधि किस कवि का उपनाम है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी सिंह का उपनाम रस निधि है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है और इसको पूरा किया इनके पुत्र ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? अर्थात हिंदी का सर्वाधिक नाटक किसने लिखा है? दोस्तों इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? जी हाँ दोस्तों, तुलसीकृत रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? दोस्तों एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? दोस्तों मीरा ने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस है? जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? जी हाँ दोस्तों, आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? जी हाँ दोस्तों, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ दोस्तों, पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? जी हाँ दोस्तों, रक्तचंदन की रचना की है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस विभत्स रस है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र था। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? जी हाँ दोस्तों, साहित्य शब्द साहित्य शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा है। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर होगा, मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? दोस्तों इसका उत्तर होगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा, भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है, एक लिखित भाषा, 2 मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध
किस लिपि से है? सही उत्तर है देवनागरी लिपि से। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। अगला प्रश्न है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? दोस्तों, सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में है। सूरदास ने अपने हर काव्य को ब्रज भाषा में ही लिखा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु क्षेत्र से हुई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्ण की परिभाषा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? दोस्तों, स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? दोस्तों, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल, व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं? दोस्तों, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है, छ किन 2 वर्णों के योग से बना है? दोस्तों, स क और मूर्धन्य स से बना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।